Hello friends, how are you all? In this video, you are going to learn so many different calculations. आप सीखने वाले हैं कि how to calculate due date, discount, interest, rebate, bad debt, trade discount and cash discount. ये सारे कैलकुलेशन आप जब प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे तो वहां आपको बहुत हेल्प करने वाला है. तो लेट्स बिगिन विथ, सबसे पहले सीखते हैं लीगल ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना है. आप जानते हैं कि 3 डिफरेंट टाइप्स की बिल है. एक आफ्टर डेट, एक है आफ्टर साइट और एक है ऑन डिमांड. ऑन डिमांड में पीरियड तो होता ही नहीं है, तो उसके कैलकुलेशन की बात तो आती ही नहीं है. सेकेंड थिंग कि भाई दो जो बिल है आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट, ये दोनों बिल का कैलकुलेशन हमें सीखना पड़ेगा. तो आफ्टर डेट में आपको क्या करना है, फॉर्मूला इस तरीके से रहने वाला है. डेट ऑफ बिल से स्टार्ट करना है, क्लियर, आफ्टर डेट. और जो है आफ्टर साइट जो बिल होगी, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये वाला आफ्टर साइट वाला बिल है. इस आफ्टर साइट के बिल के कैलकुलेशन में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से कैलकुलेशन स्टार्ट किया जाता है. बाकी सारा प्रोसीजर सेम है. यहां पे भी आपको पीरियड ऐड करना है और ग्रेस डेज अलाउ करने हैं, 3 एक्स्ट्रा डेज जो हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में सीखा है. सारा कैलकुलेशन सेम है, बस डेट आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है उस बात पे ध्यान देना है. तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन. सबसे पहले हम लोग करते हैं सॉल्व पहला क्वेश्चन. इसमें मैंने देखिए 8 डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं. इसके अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है. जो पहला क्वेश्चन है वो यहां मैंने दे रखा है 28/1/2020. तो मैं डेट लिख लेता हूं, डेट ऑफ बिल, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं. 28/1/2020. नेक्स्ट सबका लिख लेते हैं. यहां है 29/1/2020. क्लियर. इसकी जो है डेट 30/1/2020. उसके बाद है 31, तो 31/1/2020. उसके बाद है डेट क्या दिया है 1. 31 के बाद है 10/1/2020, तो 10/1/2020. और यहां पे डेट इन्होंने दे रखा है 19/1/2020. हमने क्या किया, हर एक डेट लिख रहे हैं 1 by 1. अब है 23, तो आई विल बी राइटिंग हियर 23/11/2020. और क्या है 12/5/2020. हियर वी आर लर्निंग व्हाट, डिफरेंट कैलकुलेशंस. यहाँ पे 8 अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम है, आप वो सीखने वाले. सबके पीरियड है, देख लीजिए. प्लस कर लेते हैं. यहां पे आपको प्लस करना है 1 मंथ. सेकेंड वाले बिल में भी आपको 1 मंथ प्लस करना है. थर्ड वाले बिल में भी 1 मंथ प्लस करना है. फोर्थ वाले में भी 1 प्लस करना है. क्लियर. तो ये कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं 1 by 1. तब सीखेंगे डिफरेंस क्या है हर एक बिल के कैलकुलेशन में, वो देखना है आपको. 1 मंथ के बाद 20 डेज और 60 डेज, ये डेज वाला कैलकुलेशन है. तो जब आप ऐड करेंगे तो डेज में ऐड कीजिए इसको. क्लियर. तो यहां मैं प्लस लिखूंगा, ये 10 है, उसमें प्लस कर दीजिए 20 और यहां पे प्लस कीजिए 60. ये कैलकुलेशन थोड़ा टफ होने वाला है. और उसके बाद 2 मंथ एंड 3 मंथ, तो इसमें ले लेते हैं 2 मंथ, प्लस कर लीजिए 2 मंथ्स और यहां प्लस कर लेते हैं 3 मंथ्स. तो क्वेश्चन तो मैंने कंप्लीट लिख दिया. क्वेश्चन में इतनी ही डिटेल्स दी थी, अब बार बार हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है. अब डायरेक्ट सम स्टार्ट करते हैं. तो 1 by 1 सॉल्व करते हैं. बाकी सबका प्रोसीजर तो आप जानते ही हैं, सेम ही है.
करना क्या है, जब इसमें आप 1 प्लस करेंगे, देखिए 1 + 1 2, तो मंथ तो हो जाएगा सेकेंड 2020, और यहां डेट तो सेम रहने वाली है। यहां आपने देखा 29/1/2020, 29/1/2020। एक बात आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी बात है इस एक्सरसाइज के लिए, कि जो डेट होती है ना, ईयर, वो आपको पता करना होता है कि कहीं ये लीप ईयर तो नहीं है। सर ऐसा क्यों? लीप ईयर में क्या है, लास्ट के 2 ये डिवाइड करने हैं, लास्ट के 2, ये 4 डिजिट होता है ना, तो 4 डिजिट मत दीजिए, लास्ट का 2 ले लीजिए। वो जब डिवाइड हो जाएगा 4 × 5 = 20, डिवाइड हो गया, डिवाइड होगा तो समझ जाना कि लीप ईयर है ये। लीप ईयर में होता क्या है, क्या खास है, 366 डेज होते हैं। 366 जानते हैं कैसे होते हैं? अरे भाई, हमारा जो फेब मंथ होता है ना, वो 29 का होता है, अदरवाइज 28 का होता है। तो लीप ईयर में 29 एक दिन बढ़ जाने की वजह से 365 डेज की जगह 366 डेज हो जाते हैं। तो ये हमने देखा कि भाई ये वाला तो ऐसा, इसमें फेब जो आने वाला है वो 29 का होगा, तो 28 के बाद 29 तो आएगा, यानी ये 29 रहने ही वाला है। 29 to 2020 आप लिख सकते हैं। 30 नेक्स्ट मंथ में 30 आने वाला है, नहीं 29 ही आएगा। तो हमने क्या सीखा, लॉजिक सीखा है कि जब आप प्लस करते हैं तो लास्ट डेट जो होती है ना उस मंथ की, वही ले लीजिए। जब वो डेट, जो डेट यहां पर है वो उसके अंदर नहीं आ सके, तो आपको लास्ट डेट ले लेनी है। 31 तो आने वाला नहीं है, हम क्या लेंगे, 29 लेंगे, 29 to 2020। चलिए, ये सारा लॉजिक तो आपने देख लिया। यहां पे 20 डेज प्लस करने की बात बताता हूं मैं। 20 डेज आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा 30, क्लियर? फिर 1/2020, ये तो हो गई बात पूरी। यहां जब आप 60 डेज प्लस करेंगे, तो 60 डेज प्लस कैसे करेंगे आप? डेज 60 तक तो होते नहीं है 1 मंथ में। ये हमारा कौन सा महीना है? फर्स्ट आप जानते हैं 31 का होता है। कितने का होता है? 31 का। और 31 में से ऑलरेडी 19 डेज जा चुके हैं, तो 19 आप माइनस कर दीजिए, क्लियर? 31 में से 19 को आप कर दीजिए माइनस, तो देखिए 31 माइनस 19, आप जब माइनस करेंगे तो आपको मिलने वाला है 12। इज दिस क्लियर? तो 12 मिलेगा, तो यहां आप लिख दीजिए 12। ये तो हो गया, 12 डेज आपको मिला। अब इसके बाद का कैलकुलेशन क्या? तो भाई 12 डेज और इसमें प्लस कर दिए जाएं तो जैन खत्म हो जाएगा हमारा। कौन सा? जनवरी का मंथ हो जाएगा ओवर। तो आपके हाथ में है टोटल 60 डेज। 60 डेज में से आपने सीखा कि 12 डेज का हमारा हो रहा है जनवरी 12 डेज की हो गई, तो भाई 12 डेज माइनस कर दीजिए, 48 आ जाएगा। 48 डेज देख लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है? ये आपका आ गया, कितना डेज है आपके पास? 60, और माइनस कर दीजिए उसमें से 12, तो आपको मिलते हैं 48 डेज। क्लियर है? तो 48 डेज तो मिल गए। अब क्या करें? 48 डेज आपके पास बचे हैं, और आपका फैब जो है वो कितने दिन का है? सर 48 डेज मेरे पास बचे हुए हैं, उसमें से मैं फैब माइनस करना चाहता हूं, हो जाएगा 29 माइनस करेंगे आप। क्या माइनस करने वाले हैं? 29 डेज का आपका फरवरी है, पूरा फैब भी खत्म हो गया इसमें। 60 डेज है, कोई मामूली बात नहीं है। जब 60 डेज है तो आपका कैलकुलेशन तो होगा ही। आप 48 में से माइनस कर लीजिए 29 डेज, तो आपको मिल जाता है 19। क्या मिला? 19 मिला। तो यहां पे लिख लेते हैं 19। तो भैया 19 जो मिला है वो कौन सा मंथ होगा, जरा सोचिए आप।
ये तो जरूर, फैब के बाद क्या आता है, मार्च, 19 मार्च। तो यहां पे जब आप प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 19। बोलोगे सर ये 19 ही तो लिखना था। अरे भाई 19 ही लिखना था, लेकिन मंथ का आइडिया तो होना चाहिए। इतना 60 डेज प्लस करने के बाद आपका मार्च आ जा रहा है, यानी थर्ड मंथ, तो 2020। फुल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन टफ है। डेज वाला आ जाएगा तो समझ जाइए थोड़ा डिफिकल्ट तो होने ही वाला है। अब ये देखते हैं, इसमें प्लस करोगे आप जब, तो क्या आएगा, 11 और 2 मंथ और प्लस करना है, 12, उसके बाद 1, तो 23 ही रहने वाला है, लेकिन मंथ हो जाएगा 1, 20, 21। अब 21 कैसे आ गया भाई, दिसंबर आ गया। दिसंबर के बाद जब आप जैन में जाएंगे तो ईयर तो चेंज हो जाएगा ना, नेक्स्ट ईयर में आ जाएंगे आप। ये हमारा नेक्स्ट ईयर आ गया। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये कहानी तो हो गई। अब यहां पे आते प्लस करते हैं। यहां पे आप प्लस करने वाले हैं, 12 तो ऐसे ही रहने वाला है, 5 और 3 8 हो जाएगा आपका, और 2020। क्लियर है? ये कैलकुलेशन तो आपने सीख लिया कि भाई कैसे करना है। अब आपको ये सिखाना बाकी है कि 3 एक्स्ट्रा डेज जो हमें प्लस करने हैं वो कैसे किया जाए, है ना। हर एक डिफरेंट सिचुएशन में कैलकुलेशन आप सीख रहे हैं। बहुत ही अलग अलग टाइप की सिचुएशंस हैं, एक साथ में सीख रहे हैं। 3 डेज आप प्लस कर दीजिए। जानते हैं जब 3 डेज प्लस करेंगे तो ये जो हमारा फैब है वो 29 का है, तो एक दिन देने से आपका फैब पूरा हो जाएगा और 2 दिन बच जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और मंथ हो जाएगा, फैब खत्म हो गया तो थर्ड वाला मंथ आ जाएगा, मार्च 2020। चलिए ये कैलकुलेशन तो आपने सीखा। नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें आप जब 3 प्लस करेंगे तो आपका तो भाई फैब तो ऐसे ही खत्म हो चुका है। 3 और एक्स्ट्रा डेज लेंगे तो आप अगले महीने के 3 दिन ले लीजिए, 3/3/2020। ये भी कैलकुलेशन हुआ पूरा आपका। यहां पे जब आप 3 डेज प्लस करोगे, 29 में प्लस करोगे, तो सेम ही आंसर तो सेम आने वाला है, 3/3/2020। हियर ऑल्सो सेम थिंग विल हैपन। तो सर बार बार ऐसा सम क्यों ले लिया आपने? भाई ये आपको बस सीखना था कि लास्ट डेट नहीं होती है तो आपके मंथ की जो लास्ट डेट है वही लेनी है, इसके लिए ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो 3/3/2020 दिस कैलकुलेशन इज ओवर। आते हैं नेक्स्ट वाला, ये जो हमने लिख के रखा है डेज वाला। ठीक है, इस डेज वाले क्वेश्चन में जब आप 3 डेज प्लस करने वाले हो तो आपको क्या मिलने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। यहां पे 3, आपको पता है जो फर्स्ट मंथ होता है वो 31 का होता है, तो एक दिन इसमें जाएगा और 2 दिन बच जाएंगे, 2 फेब हो जाएगा, 2/2/2020। ओके, यहां पे 3 डेज प्लस करके देखिए क्या होता है, 19 और 3 डेज और भी देना है आपको, तो आपका आ जाता है यहां पे 22/3/2020। क्लियर? दिस वन, इसमें आप 3 डेज प्लस कीजिए, 3 डेज प्लस करेंगे तो हो जाएगा 26/1/2020, 21। तो एक चीज आपने नोटिस किया भाई, 26 आ रहा है। मैंने आपको सिखाया था कि जो पब्लिक हॉलीडे वाले डेज होते हैं ना, वो आप यहां पे नहीं ले सकते। तो जब ये पब्लिक हॉलीडे कैसे, अरे भाई 26 जनवरी आपको याद ही होगा, ये तो पब्लिक हॉलीडे का दिन है, तो ऐसे केस में हम 3 डेज नहीं दे के कितना डेज देते हैं, 2 डेज, तो 25 आंसर नहीं आएगा, आपको 2 ही दिन देना है, 3 डेज नहीं देना है। ठीक है, हो जाएगा 25। यहां पे देखिए 3 डेज आप जब प्लस करेंगे, क्लियर, तो आपको क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलने वाला है। जब आप 3 डेज प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15,
ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है मैंने जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको 15 अगस्त आ गया, 15 अगस्त जो है ये भी पब्लिक हॉलीडे का डे है, आपको पता है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पब्लिक हॉलीडेज लर्न करनी पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल लर्न करनी पड़ेगी। तो कौन कौन से पब्लिक हॉलीडे लर्न करें? बहुत ज्यादा लर्न नहीं करना है, ये 2 तो मैंने सिखा दिया, और एक 2 अक्टूबर लर्न कर लीजिए। बस ये 3 लर्न कर लीजिए, इससे ज्यादा एग्जाम में आते नहीं है। फिर भी आपको और भी लर्न करने का मन करे तो कर लीजिए। यहां पे 3 डेज नहीं देके अब हम लोग 2 डेज देंगे, तो यहां आ जाएगा 14। क्लियर? तो ये कैलकुलेशन तो आपने सीख लिया, बहुत इजी था आपके लिए। आते हैं नेक्स्ट वाले में। यहां देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इन्होंने क्या दे रखा है? बोलता है एक बिल है 12th जून 2019 इज पेएबल फॉर 2 months आफ्टर डेट। आफ्टर डेट लिख दिया सामने से, तब तो कैलकुलेशन हो गया आपके लिए इजी। डेट यही ले लेनी है आपको। तो बिल डेटेड, ये बिल की डेट है, आई विल बी राइटिंग इट हियर 12 जून बोलेंगे तो हो गया 6/2019। आपको 2 months ऐड करने हैं इसमें, तो प्लस कर दीजिए 2 months। जब आप 2 months इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 8/2019। ये हो गया, आपने प्लस कर दिया, 6 and 2 8 हो गया। अब आप 3 डेज इसमें देने वाले हैं, तो 3 डेज देंगे तो वही प्रॉब्लम हो गई, 15 आ गया 8/2019। ऐसा ही सम तो किया ना अभी आपने। यहां आपने देखा कि भाई 15 अगस्त आ रहा है, इस दिन तो पब्लिक हॉलीडे होता है, इसलिए हम लोग 2 डेज ले लेंगे, यहाँ 14 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, 14 दिसंबर बिल, आफ्टर डेट की बिल है ये भी। 14 दिसंबर, दिसंबर बोले तो 12, ठीक है, और 2019। इन्होंने हमें बोल के रखा है कि उसमें आपको कितना पीरियड क्या दिया है? 90 डेज का पीरियड दिया हुआ है। अब आपको 90 डेज यहां पे प्लस करना सीखना है। तो 90 डेज प्लस करने के लिए सबसे पहले आते हैं दिसंबर की बात करते हैं कि दिसंबर में कितने दिन होते हैं। आपको पता है ना कितने होते हैं, टोटल डेज कितने होते हैं? दिसंबर कितने का होता है? दिसंबर माइनस कर लीजिए, 31 का होता है, और उसमें से दिसंबर के कितने डेज हो गए टोटल? 14 तो फिनिश हो चुके हैं। तो 14 जब आप माइनस करेंगे तो दिसंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दिसंबर में टोटल कितने डेज आप और भी बचे हुए हैं, तो कैलकुलेशन आपको करा देता हूं। 31 माइनस 14, 17 डेज हो गए। कितने हो गए? 17। तो आप यहां पे लिखेंगे 17, ये तो हो गया आपका 17। अब इसके बाद की कहानी क्या है? जैसे ये कंप्लीट होता है, दिसंबर आपका कंप्लीट हो गया, अभी भी आपके पास डेज तो बहुत सारे बचे हैं। जैन आ जाएगा, इसके बाद कितने का होगा? वो 31 का होगा। आपको ये भी तो जानना है कि आपके पास डेज और भी बचे हैं कि नहीं बचे हैं। हमारे पास टोटल देखिए कैसे कैलकुलेट करना होता है। ये जो डेज है वो यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, उसमें से माइनस करते जाइए। 17 डेज दिसंबर का कंप्लीट कीजिए, फिर जो भी आएगा उसमें से 31 जैन का कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट देखिए, अब क्या था? सबसे पहले आपको लेना है 90 में से आपका 17 गायब कीजिए, तो आपको मिल जाता है 73, ठीक है। 73 में से 31 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आपने देखा जब आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? यहां पे आ जाएगा 73 और यहां पे 42, 73 और 42। अभी भी आपके पास डेज बचे हुए हैं जैन। तो अब हम लोग फैब की बात करेंगे। फैब, अब ये कैलकुलेशन बहुत ही टफ होने वाला है।
19 था, 19 से अब 20 में चले गए। 20 में हमने अभी सीखा था कि 20 में जो डेज होंगे वो 29 होंगे, तो 29 डेज इसमें से आपको माइनस करना है। 42 में से 29 डेज और भी गायब कर दीजिए। कितना गायब करना है? -29। जब आप 29 और गायब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 13। ठीक है, तो फैब तो चला गया, अब 13 आ गया। ये कौन सा मंथ है? ये है मार्च का महीना। कितने दिन? 13। तो 13 लिखना है। जब आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 13 और यहां पे आ जाएगा मार्च, क्योंकि मार्च आया कैलकुलेशन में आपके, और यहां पे आप लिखेंगे 2020 बिकॉज 1 ईयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये आपने कैलकुलेशन सीख लिया प्रॉपर। 3 डेज और भी दे दीजिए आप, ग्रेस डेज, तो आपके कैलकुलेशन में आंसर मिल जाएगा। 3 और प्लस कीजिए तो 16 हो जाएगा। 16 3 20 Isn't this very simple? Okay, so let's see the next question, 4th one. ये है आफ्टर साइड। इसमें क्या होता है, बिल की डेट दी है, देखिए ये वाला, लेकिन आपको ये वाली डेट नहीं देखनी है। अब इसमें एक्सेप्टेड की डेट देखनी है, एक्सेप्टेंस वाला डेट। तो यू विल बी राइटिंग 31/12/2019। 19 हो गया, 2 मंथ्स आपको और प्लस करने बोला है, तो 2 मंथ्स प्लस कर दीजिए। जब आप 2 मंथ्स और दे देंगे तो ये तो हो चुका है खत्म पहले से ही, 31। फिर आप 2 महीने और देने वाले हैं, तो भाई जैन और फैब आ जाएगा। फैब में 31 तो होने वाला नहीं है, और लास्ट जो है 21 का, अब नया ईयर आएगा 2020 में जो है लास्ट क्या होने वाला है, 29 डेज होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं लास्ट? 29। तो यू विल हैव 29। क्लियर? तो 29 तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब 3 डेज और भी देना है आपको, ग्रेस डेज। जब ग्रेस डेज आप देंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा कितना, कैलकुलेट कीजिए। अरे 3 डेज एक्स्ट्रा है तो 3 आएगा ना, 3। अब 3 क्यों? ये फैब तो यहीं पे खत्म हो चुका था, 3 और डेज आगे बढ़ेंगे तो 3 2020 आ जाएगा आपका। तो ये कैलकुलेशन तो हो गया। हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट लीगल ड्यू डेट। अब आप कैलकुलेशन में सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। जब बिल को हम बैंक से डिस्काउंट कराते हैं तो बैंक क्या करता है, कुछ अमाउंट कट कर लेता है और बाकी का पैसा हमें दे देता है। तो भाई वो अमाउंट जो कट करेगा वो कैसे पता चलेगा, बताते हैं। फर्स्ट वाला कैलकुलेशन करता हूं मैं यहां पे। सम देखिए क्या बोलता है, बिल कितने की, 15,000 की। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में इन्होंने हमसे पूछा है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो आप यहां पे लिख लीजिए अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखना है आपको, अमाउंट ऑफ बिल, ये वाला फॉर्मूला एज इट इज यूज करना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाई बाय रेट एंड मल्टीप्लाई बाय पीरियड। आप बोलेंगे सर टेक्स्ट बुक में तो अलग फॉर्मूला दिया है। डोंट वरी, सब एक ही फॉर्मूले हैं, बस लिखने का पैटर्न अलग है। यहां पे अमाउंट ऑफ बिल, बिल का अमाउंट देखिए कितना है, 15,000। जब भी आपको ये कैलकुलेशन करना हो तो बिल का अमाउंट देखना होता है। और रेट यहां पे देखिए इन्होंने बोला है कि बिल डिस्काउंट करा है 10% के हिसाब से, 10% पर एनम। 10%, डू यू नो परसेंट का मतलब क्या होता है? अपॉन 100। और पीरियड ऑफ द बिल, यहां पे आपको पीरियड देखना है, बिल का पीरियड क्या है। जरा देखिए डिस्काउंट, इन्होंने डिस्काउंट कब किया है? 1 अप्रैल। बैंक क्या करने वाला है, जिस दिन डिस्काउंट कराने जाएंगे आप बैंक के पास, उस दिन से बचे हुए पीरियड को वो काउंट करेगा। तो बिल कब की है? 1 अप्रैल की है, और उन्होंने डिस्काउंट कब करवाया? 1 अप्रैल को ही कराया।
कहने का मतलब बिल का जितना भी पीरियड है पूरा पीरियड आपको लेना है। 4 मंथ्स है यहाँ पे, 4 मंथ, तो 4 मंथ लेने वाले हैं आप, 4/12। क्लियर है? ये हमारा कैलकुलेशन करने का तरीका है। तो अब करते हैं कैलकुलेट। 0 से 0 को काट दीजिए, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दीजिए, और फिर कर दीजिए 4 के टेबल में 12 आता है, 4 1 जा एंड 4 3 जा। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट एकदम इजी है। 3 से 15 को काट सकते हैं आप, 3 5 जा 15 हो गया, और 2 0 है तो 2 0 लगा दीजिए। तो आपने देखा कि आपका आंसर जो है यहाँ पे 500 रुपीज आ रहा है। यहाँ पे रुपीज लिख देना है आपको। इट इज वेरी सिंपल, है ना? बहुत सिंपल। एक कैलकुलेशन तो आपने कर लिया। आइए सेकेंड वाला देखते हैं, इस सेकेंड वाले में क्या डिफरेंस है। यहां पे मैं लिखता हूं एज इट इज, जो भी लिखना था। सेकेंड, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, क्लियर, लिखेंगे आप अमाउंट ऑफ बिल लिखने वाले हैं। अमाउंट ऑफ बिल लिखने के बाद क्या लिखेंगे आप? रेट लिखेंगे एंड पीरियड लिखेंगे। क्लियर? तो लेट्स कैलकुलेट। अमाउंट ऑफ बिल तो भाई 15,000 ही है। रेट देखिए 10% ही दे रखा है। तो सर डिफरेंस क्या है? अरे भाई डिफरेंस ना पीरियड में होने वाला है। जरा देखिए यहां पे इन्होंने जो पीरियड दिया हुआ है, बोलता है कि बिल तो मिल गई भाई इसी डेट को, लेकिन वो डिस्काउंट कराने बंदा ना 1 जून को पहुंचा। जून मंथ कितना है? 4 मंथ का बिल है। जून को पहुंचा। अप्रैल का बिल है, अप्रैल पूरा चला गया, मई पूरा चला गया, 2 मंथ्स तो चले गए। जून से स्टार्ट करना है, यानी 2 मंथ की काउंटिंग बाकी है। तो यहां पे पीरियड में आप 2 मंथ्स ही लेने वाले हैं। अब क्यों लेंगे आपको पता चला। टोटल 4 मंथ का है, 2 महीने तो पहले से ही बीत चुके हैं, बस 2 ही बाकी है। तो 2 आप लेंगे पीरियड में, 2 मंथ्स, 2/12। अब बोलेंगे सर 12 क्यों लिया जाता है? क्योंकि यहाँ पे पर एनम दिया है ना। पर एनम का मतलब होता है पूरा 1 ईयर, फुल 1 ईयर मतलब 12 मंथ हो गए ना। तो कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए क्या आता है आंसर। यहां पे जैसा हमने कैलकुलेशन पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा। और 2 के टेबल में ये 6 टाइम जाएगा। क्लियर? जब आप 6 से इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ दिस वन। 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए आपका है 1500 बराबर, और आप इसे डिवाइड करने वाले हैं 6 से। जब आप 6 से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर में मिल जाता है 250। तो आपको क्या लिखना है? 250 लिख देना है। इज दिस क्लियर? 250 लिख दीजिए, हो गया सम सॉल्व। ये कैलकुलेशन हो गया आपका पूरा, है ना? इजी। नेक्स्ट वन देखिए, दिस कैलकुलेशन। यहां पे आपने देखा शिवम ड्रॉ अ बिल ऑन गणेश फॉर ₹21,900। तो इन्होंने पूछा है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे आप। पहले आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ओके। आप लिखेंगे फॉर्मूला अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट इंटू पीरियड। ये लिखने के बाद आपको लिखना है अमाउंट ऑफ बिल, देखिए कितना है 21,900। ये आपने बिल का अमाउंट लिख दिया 21,900 ऑन 15th में। ठीक है, ये बिल इस डेट को ड्रॉ किया गया है फॉर 60 डेज। यहां हमने देखा कि डेज में दिया हुआ कैलकुलेशन, और सेम डे को इन्होंने डिस्काउंट करा लिया है, मतलब फुल डे 60 डेज ही लेने हैं आपको। रेट है आपका 8% मीन्स 8/100। मैंने बताया था आपको परसेंट का मतलब अपॉन 100 होता है। एंड पीरियड आपको 60 डेज लेने हैं, तो 60 अपॉन, अब 12 नहीं लेंगे आप, डेज है ना। तो डेज के कैलकुलेशन में ये लेना होता है कि
नीचे कितने डेज का आपका ईयर है, ये जो 2019 है वो 365 डेज का होगा, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है ना, लीप ईयर नहीं है, मई है, तो 365 डेज आप लेने वाले, कितना लेंगे 365। यहां पे जानते हैं 20 होता तो आप क्या लेते, तब यहां पे 65 की जगह आपको 66 लेना होता। क्या आने वाला है देखते हैं, 0 0 आपका हो गया कैंसल, क्लियर है। और अब ये कैलकुलेशन आपको करना है, तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो ये पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर 365 से डिवाइड कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन वाला पार्ट। इन्होंने दे रखा है 219, सो आई विल बी राइटिंग 219, फिर मल्टीप्लाई बाय 8 लेना है आपको, 8 ले लीजिए, और फिर मल्टीप्लाई बाय 60 लेना है, 60। तो देखिए कितना बड़ा कैलकुलेशन आता है, 105 120 डिवाइड बाय 365 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 288। Have you understood? This is what amount of discount, 288। तो ये सम भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, यहां देखिए, पंकज ड्रॉज अ बिल ऑन संजय फॉर ₹25,620 ऑन 1 मार्च 2020 फॉर 90 डेज। यहां पे भी 90 डेज और सेम डे का कैलकुलेशन है, मतलब 90 डेज आपको लेना ही है, 10% लेना होगा। तो कैलकुलेट कर देते हैं, क्या लिखेंगे आप, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पूछा है, तो आई विल बी राइटिंग अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। देखिए कितना जरूरी है इसे सीखना। यहां लिखना आपको अमाउंट ऑफ बिल इनटू, आप लिखेंगे पीरियड, और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, रेट लिख लेंगे। आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, कैसे भी लिखिए सब चलता है। तो 25,620, हमारे पास पीरियड कितना है 90 डेज, 90 डेज है ना, 90 अपॉन, अब ये देखना है कि ये तो भाई 2020 लिखा हुआ है, तो 366 डेज का होगा, ये कितना होगा 366 डेज का, मल्टीप्लाई बाय रेट, यहां पे 10% आपने देखा, कितना दिया है 10%। तो कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल है इसका। हाँ आपको देख के लग रहा है कि 366 से डिवाइड करना है, मेहनत तो लगेगी। 0 0 कैंसिल हो गया, अब जितने भी हैं सब मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं, 256 2562 मल्टीप्लाई बाय 90 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 230580 230,580 ये आपको मिल जाएगा। अब ये मिलने के बाद, अब इसके बाद क्या, इसके बाद आपको करना है 366 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कैलकुलेशन में तो भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट होता ही है, 366 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 366, आ गया आंसर आपका 630। ठीक है, तो 630 लिख देंगे हम लोग यहां पे। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। आपने देखा कि किस तरीके से हम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालते हैं, सारा कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अभी अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। जानते हैं इंटरेस्ट कब देना होता है, इंटरेस्ट जब
सामने वाला बंदा बिल की पेमेंट नहीं करता है, रिन्यूअल के लिए बात करता है, और जब रिन्यूअल के लिए बात करेगा तो जो बैलेंस अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। तो इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सीखते हैं, कैसे आप करेंगे। यहां देखिए लिखा है मेघास एक्सेप्टेंस वॉज फॉर ₹15,000, 15,000 के लिए एक्सेप्ट किया उसने। बिफोर ड्यू डेट शी रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट 5,000, उसने कहा 5,000 ले लीजिए। तो यहां हम देख सकते हैं अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल कितना है जरा देखिए, 15,000 है। उसमें से आप पार्ट पेमेंट को माइनस कर दीजिए, ठीक है। आपका पार्ट पेमेंट कितना हुआ है 5,000 का, तो उड़ा दीजिए, तो बैलेंस आपको पता चल जाएगा। बैलेंस ड्यू कितना हो गया देखिए जरा, माइनस करेंगे तो 10,000 मिलेगा आपको। दिस इज व्हाट बैलेंस ड्यू। इसे इस फॉर्मूले में डाल दीजिए, सम आपका सॉल्व हो गया। इन्होंने पूछा है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो मैं यहां पे लिखूंगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनाऊंगा बैलेंस ड्यू मल्टीप्लाई बाय रेट एंड मल्टीप्लाई बाय पीरियड। तो आपने देखा बैलेंस ड्यू हमारा 10,000 है, क्लियर। और रेट की बात की जाए तो 8% पर एनम की बात की गई है यहां पे, तो 8% की बात करेंगे आप, परसेंट मीन्स अपॉन 100। और पीरियड का मतलब ये हुआ कि जो नया बिल आप बनाने वाले हैं, न्यू बिल के लिए ये बातें हैं, नई बिल जो बनेगी उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो उसका पीरियड देख लीजिए। फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस फॉर 3 मंथ्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जो नया बिल बन रहा है वो 3 मंथ के लिए बनाया जा रहा है, तो आप यहां पे पीरियड में 3 मंथ्स लेने वाले हैं। 3 मंथ्स लेके आप कैलकुलेट करेंगे, तो कर लीजिए ये कैलकुलेशन। इस तरीके से ये सम हो जाएगा खत्म, बहुत इजी है। कैलकुलेशन करने के लिए 20 आप गायब कर दीजिए यहां से, ठीक है। और भाई 4 के टेबल में ये दोनों आ रहे हैं, 4 से काट दीजिए, 4 2 जा एंड 4 3 जा, और 3 3 कैंसिल कर दीजिए। इस तरीके से आपको मिल गया एकदम इजी तरीका कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। यहां पे 100 बचा और मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट विल बिकम 200 रुपीज। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ने वाला है 200 रुपीज। एक बात आपको बता दो, एग्जाम में जब ये आएगा तो साथ में कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई न्यू बिल का अमाउंट बताइए, ठीक है। अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल है ये, अमाउंट ऑफ न्यू बिल पूछा तो नहीं है, फिर भी मैं कैलकुलेशन आपको बता देता हूं। बाय चांस पूछा गया तो अमाउंट ऑफ न्यू बिल आप कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करना होगा आपको, वेरी सिंपल, आइडिया लगाइए। बैलेंस ड्यू ले लेंगे आप और इंटरेस्ट ले लेंगे। इंटरेस्ट कैसे पता चला है, यहां लिखा है कि बैलेंस फॉर 3 मंथ्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को इसमें इंक्लूड करना है आपको, इंक्लूड करना है मतलब आपको इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि यहां पे जो बैलेंस ड्यू था वो 10,000 था, 10,000 रुपीज बाकी है, और इंटरेस्ट बाकी, इंटरेस्ट हम लेने वाले हैं 200। तो आपके कैलकुलेशन में आ जाएगा 10,200 रुपीज। ये आपका हो गया कैलकुलेशन। ये है अमाउंट ऑफ न्यू बिल। न्यू बिल का अमाउंट आप इस तरीके से निकालेंगे। हालांकि ये पूछा नहीं गया है, फिर भी मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे आपने देखा बिल का जो अमाउंट दिया हुआ है वो 24,000 है, ठीक है। 24,000 अमाउंट ऑफ बिल क्या है, आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू 24,000 माइनस कर दीजिए। क्या माइनस करने वाले हैं, पार्ट पेमेंट, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने पार्ट पेमेंट जो की है वो 4,000 की कर दी है। तो आपका बैलेंस कितना बाकी रह गया,
बैलेंस ड्यू जो हुआ वो हो गया 20,000 के लिए, 20,000 अभी भी देना बाकी है, तो बैलेंस ड्यू तो मालूम पड़ गया आपको। अब इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज कर लीजिए। तो आपको निकालना है, इन्होंने पूछा है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला आपने सीख लिया कि बैलेंस ड्यू लेना होता है मल्टीप्लाई बाय रेट लेना होता है और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं पीरियड। क्लियर? तो जब हम बात करें बैलेंस ड्यू की, हियर आई विल बी राइटिंग 20,000, और जब आप बात करेंगे रेट की तो रेट यहां पे दिया हुआ 11%, तो 11/100। और जब पीरियड की बात की जाए, इसकी पीरियड की, तो देखना आपको नई बिल कितने मंथ के लिए बनाया जा रहा है। इन्होंने लिखा है रिमेनिंग बिल जो है 3 मंथ के लिए, रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर 3 मंथ की बिल बनने वाली है, सो 3 मंथ, तो यू विल बी टेकिंग 3/12। ओके, तो अब इसको कर देते हैं कैलकुलेट। कैसे करेंगे आप? कैलकुलेशन तो बड़ा ही सिंपल है, और भी देख लेते हैं और कुछ बात लिखी गई है नहीं, तो कर देता हूं कैलकुलेट। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 से 12 को कट कर दीजिए, 4 जा 12, 4 से 200 भी कट होने वाला है, उसे काट दीजिए, 4 5 जा 20। आपने देखा ये चला गया, आप खाली 0 बचा वो लिख दीजिए, हो गया 50। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 50 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55, और 0 है लगा दीजिए। ये कैलकुलेशन हो गया आपका पूरा। इसमें आपको मैं अमाउंट ऑफ बिल नहीं निकालना सिखा रहा हूं, क्योंकि अब आप सीख चुके, निकाल सकते। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर अमाउंट ऑफ बिल क्या दिया है, अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल लिख देता हूं। कितना है? 22,000 है सर। माइनस कीजिए, क्या माइनस करेंगे आप? क्या माइनस करने वाले हैं? पार्ट पेमेंट। जब पार्ट पेमेंट माइनस करेंगे, इन्होंने 12,000 रुपीज दे दिए हैं, देखिए ना, 22,000 की बिल है, बाई पेइंग 12,000, 12,000 रुपए कैश में दे दिया, तो माइनस कर लेते हैं। 10,000 पेंडिंग रह गया आफ्टर एक्सेप्टिंग द फ्रेश बिल, और इंटरेस्ट दे दिया 12% का, 2 मंथ लेना है आपको। फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू बैलेंस ड्यू लिखना है आपको, मल्टीप्लाई बाय रेट लिखना है, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय पीरियड लिख देना है। जब आप ये लिखेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे इसे। बैलेंस ड्यू आपके पास हो गया 10,000 का, रेट आपने देखा 12% दे रखा है, तो 12% ले लीजिए, परसेंट मीन्स अपॉन 100, और पीरियड आपको 2 मंथ लेना है, तो 2/12 ले लीजिए। 12 12 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, इसके 2 zeros तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। आपने देखा ये कैलकुलेशन तो सबसे इजी निकला, बस 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 200 हो जाएगा। ये भी हो गया, थर्ड क्वेश्चन इज ओवर। तो इसमें आपने सीखा कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है। अब आते हैं रिबेट कैलकुलेट करना सीखते हैं। अब जानते हैं आप रिबेट क्या होता है? जब ये हमारी जो बिल होती है, ओके, वो जैसे ही आप रिटायर करेंगे तो आपको रिबेट मिलेगा, कुछ छूट मिलेगा। रिटायरमेंट का केस जब आएगा तो उसमें आपको रिबेट कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो यहां पे आप देखिए क्या दिया है, राम का एक्सेप्टेंस है टू श्याम फॉर ₹3,000। 3,000 के लिए इन्होंने एक्सेप्ट किया था, रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर, 1 महीना पहले ही रिटायर कर दिया इन्होंने। तो होता क्या था, अब तक जो आपने देखा उसमें आगे का डेट देखते थे कि कितने आगे का पीरियड कितना है, इसमें पीछे की पीरियड देखना है। 1 मंथ पहले रिटायर किया मतलब 1 मंथ का ड्यूरेशन आपको लेना है, ठीक है, 12% पर एनम लेना है। तो कैलकुलेट करने के लिए ये रिबेट का फॉर्मूला है, आप लिखेंगे
अमाउंट ऑफ रिबेट, फॉर्मूले या तो आप लर्न कर लीजिए या तो खुद से बना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, खाली याद रखना है कि उसको कैलकुलेट किस पे करना है, अमाउंट ऑफ बिल पे, अमाउंट ऑफ बिल, यहाँ पे रेट लेंगे, पीरियड लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपका रेडी है, लिख दीजिए 3000, रेट आप लेंगे कितना 12%, सो 12/100, और फिर पीरियड आपको लेना है 1 मंथ। एक बात आप ध्यान से देखिए, हर एक पार्ट जो जो चाहिए वो सारा कैलकुलेशन मैं इसमें सिखा रहा हूं आपको, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, ये छोटी मोटी बातें देख देख के घबरा जाते हैं। छोटी छोटी बातें समझ में आ जाए तो बड़े बड़े क्वेश्चन बड़े आसानी से हो सकते हैं सॉल्व। तो ये क्वेश्चन तो आपने सीखा कि भाई अमाउंट ऑफ रिबेट कैसे निकालते हैं, 30 रुपीज का रिबेट मिलने वाला है, छूट मिलने वाली है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट दे दिया है कि एक्सेप्टेंस है, वो आपको रिटायर करना है। कितने का एक्सेप्टेंस है 13,550 का, और उसने पे कितना किया है 13,000 पे किया है। ये तो आपको फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ रिबेट, एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हर एक टाइप मैंने कवर किया है। डायरेक्ट लिख देंगे 13,550 ये बिल का अमाउंट है और ये अमाउंट पेड है, 13,000 माइनस कर देंगे आप, तो आपको मिल जाएगा 550, ये आपका अमाउंट ऑफ रिबेट है। तो ये कैलकुलेशन आपने सीखा कि रिबेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये काफी इजी है ना। नेक्स्ट देखिए अभी, हाउ टू कैलकुलेट बैड डेब्ट। अब बैड डेब्ट का केस कौन सा होता है पता है, जब बंदा पैसे नहीं पे कर पाता है तो बैड डेब्ट कैलकुलेट करना होता है। तो बैड डेब्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये दो फॉर्मूले सीखने हैं। पहले तो अमाउंट रिकवर्ड, कितना अमाउंट रिकवर हुआ। सबसे फर्स्ट जो थिंग है इसमें आपको देखना है 21,000 की बिल है आपके पास, और 25% जो है कुड बी रिकवर्ड है, इतना पैसे आप रिकवर कर पाए। तो निकाल लेते हैं अमाउंट रिकवर्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला नहीं लिखता हूं, इसी को कंसीडर कर लेते हैं, अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू कितना है 21,000, आपको लिखना है फॉर्मूले पूरे लिख के उसके बाद सॉल्व करना है। 21,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिकवरी, इन्होंने बोला 25% जो है ना पैसे मिल गए, तो मिला कितना आपको वो पता करना है। 25% मिल गया ना, तो यहां पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 25 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं। यहां पे आप देखिए क्या क्या है, 210 मल्टीप्लाई बाय 25, 210 मल्टीप्लाई बाय 25 लेना आपको, मल्टीप्लाई किया तो 5250, ठीक है। तो आप लिखेंगे 5250 रुपीज, ये हो गया अमाउंट रिकवर्ड। अमाउंट रिकवर्ड निकालने के बाद आपको निकालना होता है बैड डेब्ट। तो बैड डेब्ट निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने दिया है, भाई इतना पैसे मिल गए तो कितना डूबा वो तो निकालना कितना आसान है ना। फॉर्मूला नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूं। फॉर्मूला ये आप लिखिएगा, अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू इज 21,000, कितना बाकी था 21,000 रुपीज बाकी थे, ठीक है। और हमें मिला कितना 5250 मिल गया, क्लियर है। तो कितने पैसे नहीं मिले, 5250 मिल गया, माइनस कर लेते हैं, माइनस 5250 तो मिला ही है, कितने का बिल था 21,000 का बिल था, 21,000 आप देख रहे हैं माइनस में आंसर आया ना, उल्टा मैंने कैलकुलेशन किया है। 15,750, तो कितना लिखेंगे 15,750, ये हमारा जो अमाउंट है
ये डूब गया बेचारा, नहीं मिला। ठीक है, इजी है ना कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, बोलता है 30% अमाउंट मिल गया। कितना मिला? 30%। 30% मिला है। रिसीव 30% ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द प्राइवेट स्टेट ऑफ मुक्ता। मुक्ता के पास से, हु डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, जिसके वजह से हमें 30% ही मिल पाया। अब 30% मिला है, कितने का बिल था वो देख लीजिए। सबसे पहले 23,850 और साथ में नोटिंग चार्जेस भी थी 150 का। भाई उसने पैसे नहीं दिए होंगे तो हम लोग चले गए होंगे नोटरी पब्लिक के पास, तो क्या जो हम पैसे वसूलेंगे तो भाई सब कुछ वसूलेंगे ना, है कि नहीं। अमाउंट ड्यू बोलेंगे तो दोनों भी होता है, इसके अंदर सबसे पहले आपको अमाउंट ड्यू ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू आप जब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में वो आपको यूज करना है, तो 23,850 तो मेरा पहले से ही बाकी था और 150 और भी बाकी हो गया। क्लियर है ना। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 24,000 आ गया आंसर, 24,000। अब कैलकुलेट करते हैं अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले को यही फॉर्मूला यूज कर लेता हूं मैं यहां पे, ठीक है ना। यहां पे अगले स्टेप में आप लिखेंगे इक्वल्स टू अमाउंट ड्यू। आपके पास अमाउंट ड्यू कितना है जरा देख लीजिए, 24,000 है। रेट ऑफ रिकवरी, यहां पे आपने देखा कि भाई कितना पैसे 30% रिकवर हो रहा है, 30%। तो आपके रेट ऑफ रिकवरी है 30% की, तो यू विल बी राइटिंग 30/100। ये हो गया कैलकुलेट आपका, ठीक है। रुपीस, यहां पे एक ही जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, $720, ठीक है। 720, 240 इंटू 3 कितना था, 240 इंटू 3, 720 आता है। ये कैलकुलेशन भी हो गया प्रॉपर। तो हमने देखा कि भाई अमाउंट रिकवर्ड इतना है, तो अमाउंट रिकवर्ड मालूम पड़ जाने से कुछ भी नहीं। अभी आपको बैड डेट पूछा गया है, तो यू विल बी कैलकुलेटिंग बैड डेट। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? बैड डेट कैलकुलेट करना है। तो बैड डेट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको सिखाया है कि क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अमाउंट ड्यू आपका 24,000 है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आया। अमाउंट ड्यू का मतलब होता है जितने भी पैसे बाकी है सारे वसूलने हैं हमें। तो यहां मैं लिखने वाला हूं 24,000 बाकी था भाई, सब मिला जुला के, और अमाउंट रिकवर्ड इतना 720। ओके, यहां पे देखिए डबल जीरो है, यहां पे 7,200 आएगा, क्योंकि कैंसिल एक ही जीरो हुआ ना, दो जीरो कैंसिल नहीं हुए। 7,200 अमाउंट रिकवर हुआ है, तो मुझे करना क्या है, माइनस करना है 7,200, 24,000। तो आई विल बी राइटिंग 24,000 माइनस 7,200। जरा देख लीजिए 16,800 आता है। कितना आता है? 16,800। 16,800। ये हो गया कैलकुलेशन पूरा। तो आप समझ ही गए होंगे कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ बैड डेट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इसको कैसे किया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है कि भाई ग्रॉस प्राइस होती है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो नेट प्राइस आ जाती है। नेट प्राइस में से आप कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं तो कैश रिसीव्ड और पेड कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है ना। ये तो भाई बेसिक आइडिया है, लेकिन जनरली अब जब सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए क्या होता है। यहां पे गुड्स बेचा है 20,000 का और 8% ट्रेड डिस्काउंट है,
तो पहले इतना तो हमने पढ़ लिया, इसको सॉल्व कर लेते है ना। तो ग्रॉस प्राइस की बात करूं तो मेरे पास 20,000 की ग्रॉस प्राइस है, ठीक है। ग्रॉस प्राइस कितना है 20,000। अब 20,000 ग्रॉस प्राइस है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट में एट द रेट 8% इन्होंने बोला है, तो 8% कैलकुलेट कर लेते हैं। 8% कैलकुलेट करने आता है आपको, 20 गायब कीजिए और 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 गायब करेंगे तो 2 zeros बच जाएंगे आपके पास, और 8 2 जा 16 कर दीजिए। माइनस करेंगे जब आप, तो यहां बचने वाला आपको 400 है ना। यहां पे 19 में से 1 चला गया 18। तो एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं, कितना था आपका अमाउंट 20,000 माइनस 8%, तो 8% आ गया 1600। अब आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18,400 एक्यूरेट है इंफॉर्मेशन अब तक। फिर इन्होंने आगे क्या कहा वो आप पढ़ के फिर सॉल्व कीजिए। बोलता है रिसीव्ड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली ऑन विच 10% कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड। तो इन्होंने बोला ना कि भाई इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, कुछ पार्ट आप कैश कर दीजिए और कुछ पार्ट क्रेडिट कर दीजिए। एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बिल बनाना है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, ये उसमें क्रेडिट तो होना ही चाहिए, तभी तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा, वरना बनेगा कैसे। तो इन्होंने क्या बोला है, आधा कैश है, तो भाई इसको हाफ कर दीजिए और यहां लिख दीजिए 9,200 आपका कैश हो गया और 9,200 क्रेडिट हो गया। कैश एंड क्रेडिट की स्टोरी है। अब इन्होंने क्या बोला 10% इसके ऊपर, ये वाला जो पार्ट है यहां आप नहीं लिखेंगे अब, ठीक है, यहां लिखेंगे माइनस कैश डिस्काउंट कितना परसेंट 10%, ठीक है। 10% जब आप माइनस करेंगे तो आपको 10% कैलकुलेट करने आता है, बस एक बटन दबाएं, ठीक है, 1 0 गायब कर दीजिए 920, ठीक है। 920 जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहां पे तो हो जाएगा 80, ठीक है, बच गया 11, 82 80 आ गया। ये आपका कैश रिसीव्ड हो गया। क्या हो गया, कैश रिसीव्ड। तो हमने कैलकुलेट किया कैश रिसीव्ड कितना हुआ, और जानते हैं ये जो अमाउंट है वो क्या है, ये तो अमाउंट ऑफ बिल बनेगा। क्या बनेगा, अमाउंट ऑफ बिल। इस अमाउंट पे बिल बनाई जाएगी। तो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप क्या देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है, संजय सोल्ड गुड्स ओके ऑफ ₹45,000। तो आपका ग्रॉस प्राइस जो दे दिया है 45,000 दे दिया है। ग्रॉस प्राइस पे मैं 45,000 लिख देता हूं। आपने सीखा कि ग्रॉस प्राइस ये है, अरे जिस प्राइस पे रहता है वो ग्रॉस प्राइस है, और क्या 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए। तो 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। आपको मैंने बताया था 10% कैसे निकालते हैं, 1 0 गायब कर दीजिए, एक बटन दबाएं, 4500 का कैलकुलेशन आ गया। यहां पे माइनस कर लेते हैं तो 40,500 बच जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, इन्होंने क्या बोला है, बोलता है गोविंद पेड 1/3। तो कहता है भाई इसको आप 1/3 कीजिए आप, यानी कैलकुलेशन यहां पे नहीं करने बोलता है, ये हम नीचे करेंगे। इसको पहले 1/3 को कर दीजिए कैश, और 1/3 को बाकी का जो 2/3 बचेगा उसको कर दीजिए क्रेडिट। कैश एंड क्रेडिट, कैश वाला जो पार्ट है इसका 1/3, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 3 आपको मिल जाता है 13,500।
तो यहाँ आपको लिखना है 13,500। जब आप 13,500 लिखेंगे तो इसमें इन्होंने क्या बोला आपको कि कैश डिस्काउंट देने वाले 1000 का, तो CD आने वाला है आपका डायरेक्ट 1000, डायरेक्ट दे दिया है, कैलकुलेट नहीं करना है। जब आप माइनस करेंगे तो यू विल हैव 12,500। ये जो अमाउंट है वो है कैश रिसीव्ड, क्लियर, कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड तो आपने कैलकुलेट कर लिया। क्रेडिट का देख लेते हैं। अब क्रेडिट 2/3 बचा हुआ है कि नहीं, 2/3 बचा है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं, 27,000 कितना बचा है, 27,000 का क्रेडिट है। ये जो है ये बिल का अमाउंट है ना, इसी का बिल बनने वाला है, अमाउंट ऑफ बिल। तो हमने सीखा कि भाई ये कैलकुलेशन कैसे करना है, हर एक स्टेप सीख डाले। चेक कर लेते हैं ये इसकी एक्यूरेसी राइट है कि रॉन्ग है। 27,000 में मैं 13,500 प्लस कर लूँ तो मुझे मिल जाता है 40,500। इट्स करेक्ट। तो सारे कैलकुलेशन परफेक्ट है। ये हो गया सम सॉल्व। आपने सीखा कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। This video was for the calculation. Here we have learned each and every calculation that we are going to use in this particular chapter. So this is really very important video. So go through with this as many times as possible and practice each and every calculation. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी लाइए इस प्लेटफॉर्म पे एंड सपोर्ट अस। तो मिलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।